हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट पिक करेंगे। नया सब्जेक्ट क्या, बिल्कुल नया कानून, नया लॉ जो अभी प्रपोज्ड है, जिसका मॉडल एक्ट तैयार हुआ है, यानी दिस इज द प्रपोज्ड लॉ। और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो नया लॉ आने वाला है दैट इज योर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2016, ओके, जिसको हम नाम देंगे GST 2016। आपका ये एक्ट बनकर तैयार है, आगे कार्यक्रम चल रहे हैं। हर एक विधानसभा में ये डेली पारित हो भी रहा है, सो दैट इट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी न्यू ईयर, न्यू फाइनेंशियल। जो हमारा नया फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 2017 से पूरी कोशिशें हैं कि इस एक्ट को लागू कर दिया जाए, और मोस्ट प्रोबेबली आपका ये एक्ट 1 अप्रैल 2017 से इफेक्टिव हो जाएगा। क्या है इस एक्ट में, जिसको देखो वो इस एक्ट के बारे में बात कर रहा है। एक स्टूडेंट बात कर रहा है, एक लॉयर बात कर रहा है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एवं बिजनेसमैन इस चीज़ की बातें कर रहे हैं। अकाउंटेंट परेशान हैं कि भाई क्या होगा इस एक्ट में, क्या होगा इस लॉ में, किस तरह के चेंजेस आएंगे एंड अल्टीमेटली हाउ दे विल गेट अफेक्टेड विद दिस लॉ। हम लोग उन्हीं प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग उन चीज़ों के बारे में एनालिसिस करेंगे जो 1 अप्रैल 2017 से इफेक्टिव होंगे। तो तैयार हैं? जी सर, बिल्कुल तैयार हैं। ये हमारा जो सीरीज़ है कई लेक्चर्स में डिवाइड होगा, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इन ईजी वे, so that you can continue your operations in a systematic manner, so that you can record all the transactions or entry in your books of account in a proper way। और ऐसा नहीं कि जब ये इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2017 से तो आप दौड़े दौड़े भागे भागे इधर उधर जाएंगे कि मेरे ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट डालेगा एंड किस तरह से हमको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको शो करना है, या हमारा एग्ज़ाम आने वाला है फॉर स्टूडेंट्स, तो हम अपने आप को अपडेट कैसे करें। बट ऑब्वियस है, जब कोई ज़्यादा चेंजेस आते हैं, दिस इज़ योर टैक्स रिफॉर्म्स, पूरा का पूरा हम लोग का इनडायरेक्ट टैक्स चेंज होने वाला है, पूरा का पूरा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम चेंज होने वाला है। अब तक हम लोग पढ़ते थे CST, जी सर, वैट, जी सर, एक्साइज, पक्की बात है सर, और सर्विस टैक्स। इसके अलावा भी हमारे लोकल लेवल के टैक्सेस थे, इसके अलावा भी हमारे एडिशनल कस्टम ड्यूटी, वो भी हटेगा, देखा जाएगा क्या क्या हटेगा। तो हमारे कई सारे एक्ट जो हैं वो बिल्कुल फिनिश। अब इनकी जगह केवल एक और केवल एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक सिंपल टैक्स लगेगा, वन नेशन वन टैक्स की बात होगी। सर, यानी जितने भी हम लोग मल्टीपल टैक्सेस देखते थे या देते थे, ऑल दोज आर ओवर नाउ। यस। क्या सर इनकम टैक्स भी? नहीं, वो हमारा डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, वो हमारा डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, और हम केवल इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें GST की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, तो दो चीज़ों पर अप्लाई होगा ये, गुड्स एंड सर्विसेज। अब तक हम लोग को गुड्स के लिए अलग एक्ट पढ़ने पड़ते थे और सर्विसेज के लिए एक अलग टैक्स सिस्टम था, सर्विस टैक्स। लेकिन अब आपको अलग अलग नहीं करना, जितने भी गुड्स हैं या जितनी भी सर्विसेज हैं, उन सब के लिए आपको केवल एक कानून, एक स्टैच्यू की स्टडी करनी है और उनको इम्प्लीमेंट करना है फॉर इनडायरेक्ट टैक्स पर्पसेस। दैट इज योर GST, दैट इज योर GST। अब तक हम कहते थे टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल सर्विसेज, अब हम नाम देंगे टैक्सेबल सप्लाई।
ओके, एक कॉमन नाम दिया जाएगा टैक्सेबल सप्लाई। अब एक इन दोनों का एक कॉमन नाम दिया जाएगा टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई ऑफ व्हाट? टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब एक कॉमन नाम दे दिया गया टैक्सेबल सप्लाई। अब हमको अलग अलग दोनों को बाइफर्केट करने की जरूरत नहीं है कि व्हाट आर दोज गुड्स which are taxable, what are those services which are taxable, what are those services which are not taxable, what are those goods which are outside the purview of the particular tax regime. Not at all. We have to do this study, or we have to consider only one common word, and that is your taxable supply. Taxable supply of goods और taxable supply of services. तो हम लोग एक कॉमन नाम देंगे टैक्सेबल सप्लाई। जी सर, इसको आप हटा दीजिए और हमें बताइए कि हम लोग आखिर इस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में क्या स्टडी करने जा रहे हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी है क्या, उस जीएसटी के प्रोविजंस क्या हैं। अच्छा, जब हम जीएसटी क्या है की बात करेंगे तो हम उसके कुछ सैलिएंट फीचर्स की भी बात करेंगे। आखिर जीएसटी में कौन कौन सी अच्छी बातें हैं और कहाँ कहाँ पर अभी भी इसकी निगेटिविटी हमारे ऊपर पड़ेगी, वो भी देखेंगे। फीचर्स ऑल अबाउट जीएसटी। तो व्हाट इज जीएसटी, इंक्लूसिव ऑफ फीचर्स, प्रॉज एंड कॉन्स। सेकंड थिंग, व्हाट इज एक्ट और द प्रोविजंस। ठीक है ना, क्या हैं इसके प्रोविजंस, कौन ऐसा बिजनेसमैन है जिसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, थ्रेशोल्ड लिमिट का फर्क कितना पड़ेगा। भाई पक्की बात है, थ्रेशोल्ड लिमिट अब तक कई स्टेट में कहा जाता था 10 लाख तक आपको सेल्स टर्नओवर पर टैक्स नहीं देना, दैट इज योर थ्रेशोल्ड लिमिट। 10 लाख तक की सर्विसेज पर सर्विस टैक्स नहीं देना, दैट इज आवर थ्रेशोल्ड लिमिट। बट व्हाट अबाउट द थ्रेशोल्ड लिमिट अंडर जीएसटी, वो भी देखा जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, जिनका पुराना रजिस्ट्रेशन चला आ रहा है वो जीएसटी में कैसे अपने आप को कन्वर्ट करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन लेने का प्रोसेस क्या होगा, रिटर्न्स कैसे सबमिट करनी है, पेमेंट कैसे किया जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लिया जाएगा। भाई सब चीज मिलाकर देखो ना, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लिया जाएगा, क्या यहां पर भी कोई कंपोजिशन या कंपाउंडिंग स्कीम है या नहीं, बिल्कुल है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको अभी भी जीएसटी में शामिल नहीं किया गया। अच्छा, जीएसटी के रेट्स क्या रहेंगे, जो सबसे बड़ा इश्यू सामने आ रहा है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं जो भी आपको बताऊंगा, वॉट एवर द थिंग्स आई विल डिस्कस ओवर हियर, दैट इज ऑल अबाउट द प्रपोज्ड बिल, दैट इज नॉट द एक्चुअल एक्ट जो अभी इंप्लीमेंट हुआ नहीं है। द गाइडलाइंस हैव ऑलरेडी बीन रिलीज, व्हाइट पेपर हैज ऑलरेडी बीन इशूड। अब आपको जो जीएसटी पढ़ना है ना, वो 3 तरीकों में पढ़ना है। कुल कंपोनेंट्स की अगर बात करें, जीएसटी के कंपोनेंट की बात करें तो 3 कंपोनेंट हम लोग को देखने हैं। पहला कंपोनेंट देखना है सीजीएसटी, दूसरा कंपोनेंट देखना है एसजीएसटी और तीसरा कंपोनेंट देखना है आईजीएसटी। और विश्वास माने इन तीनों के लिए हमें अलग अलग बातों के बारे में जानना पड़ेगा। जब भी हम बात कर, अब उससे कोई मतलब ही नहीं आपका। जब हम इंट्रा स्टेट की बात करेंगे, सोचें इंट्रा स्टेट की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा इंट्रा स्टेट, और आईजीएसटी तब एप्लीकेबल होगा जब हमारा इंटर स्टेट टर्नओवर या सर्विसेज होंगी, इंटर स्टेट सप्लाई और ये इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या टैक्स रेट होंगे, कैसे इंपैक्ट करेंगे, वो सारी चीजें देखी जाएंगी। और इनपुट टैक्स क्रेडिट किसकी किस में लेंगे, आएगी प्रॉब्लम। सर इसका अकाउंट अलग मेंटेन करना पड़ेगा, इसका अकाउंट अलग मेंटेन करना पड़ेगा, इसका अकाउंट अलग मेंटेन करना पड़ेगा, ये तीनों हैं क्या, इसको बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। इंटर स्टेट
गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम नाम देंगे शॉर्टकट में इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड, तो इंटर स्टेट अगर सप्लाई होगा, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो उस केस में हम लोग इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करेंगे। और अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और सर्विसेज होंगे तो उस केस में CGST एंड SGST की बात होगी। सर बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही सिंपल टेक्निक यूज़ की जा रही है इस सिस्टम को बनाने के लिए, आपके ऊपर प्रॉब्लम्स कम से कम आएंगी। सर क्या है? अब आते हैं एक एक चीज को लास्ट तक डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अब हमें एक नहीं 3 कानूनों को पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंट स्टैट्यूट्स। सर क्या है? पहला CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलिए, तो अब हम बात करेंगे लाइन बाय लाइन, हर एक चीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आते ही मैंने आपको एक वर्ड बोला था कि हम लोग GST में टैक्सेबल सप्लाई वर्ड यूज करेंगे, एंड दिस इज योर कॉमन वर्ड, दिस इज योर कॉमन वर्ड। टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ने पड़ेंगे, आएगा। जब हम टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं तो वहां पर 3 चीजें याद रखेंगे आप लोग। मैं फिर से बोलता हूं, CGST, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि CGST एंड SGST ये इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करता है, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात करता है दोनों के लिए। और IGST ये बात करता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब मैं अगर रेट्स की बात करूं, जो सबसे पहले दिमाग में आएगा, मान लेते हैं गवर्नमेंट ने इसका टैक्स रेट तय किया है 2 मिनट के लिए 10%, मान लेते हैं, अभी आया नहीं है, फाइनल रेट नहीं आया है, मान लेते हैं गवर्नमेंट ने इसका टैक्स रेट किसी प्रोडक्ट पर रखा है 10%, तो इनको एक बैंड दिया जाएगा 0 to 2%। मीन्स स्टेट गवर्नमेंट चाहे, हर एक स्टेट अलग अलग, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो अपने टैक्स रेट को 10 to 12 तक रख सकते हैं, वैरी कर सकते हैं। रेट बैंड दिया हुआ है 2%, यानी अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपना टैक्स रेट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स रेट से 2% से अधिक तक रख सकता है, नॉट बियॉन्ड दैट। अच्छा, यानी 10 का 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। अब अगर मैं कोई सामान बेच रहा हूं, मेरी बात ढंग से सुनेंगे, तो हमारे ऊपर कितने टैक्स लगेंगे? अगर मैं यूपी का सामान यूपी में, दिल्ली का सामान दिल्ली में, हरियाणा का सामान हरियाणा में, एमपी का सामान एमपी में बेचूं, तो अब तक आप लोग केवल स्टेट टैक्स देते आए थे, लेकिन अब आपको CGST प्लस, मान लेते हैं यहां का टैक्स रेट रखा गया 11%, तो अब आपको टैक्स रेट देना पड़ेगा 21%। दैट इज नॉट फाइनल रेट, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है 21%। तो क्या सर हम लोग इंट्रा स्टेट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देंगे? जी, अब वो जमाना गया कि आप चीजों को बाइफरकेट करते थे, एक स्टेट का सामान एक स्टेट में, एक स्टेट का सामान दूसरे स्टेट में, बाइफरकेशन होता था सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। अब 1 नेशन 1 टैक्स की बात हो रही है। अब इस टैक्स रेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स इतना
और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स इतना रहेगा। ये हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा और ये हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। दोनों के अपने अपने हिसाब हैं। तो क्या सर दो कानून है? बिल्कुल दो कानून, दो नहीं, बेसिकली यहाँ तीन कानून हैं, CGST, SGST एंड IGST। तो सर IGST इसका मतलब अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज करते हैं तो वहां पर लगेगा। बिल्कुल सही पहचाना आपने। जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य को सामान या सर्विसेज देंगे या लेंगे तो वहां पर एप्लीकेबल होगा IGST। क्या एप्लीकेबल होगा? IGST। इसका टैक्स रेट कितना होता है? इसका टैक्स रेट कितना होता है सर? इसका टैक्स रेट होता है CGST प्लस SGST। जी, CGST प्लस SGST, CGST प्लस SGST। आपको ये तीन कॉलम्स बनाने पड़ेंगे जब भी आप रिटर्न्स फाइल करेंगे ना। एक CGST का कॉलम अलग, SGST का कॉलम अलग और IGST का कॉलम अलग। ये मैंने केवल बताया कि IGST का रेट कितना होगा, मैंने ये नहीं बताया सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना और स्टेट गवर्नमेंट का कितना। ये कैसे निकाला जाएगा वो मैंने बताया। नाउ दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट IGST। कितना रेशियो IGST का स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के जाएगा, वो उनका आपसी क्लियरिंग सिस्टम है, हमें उसके फेर में नहीं पड़ना। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट अब कलेक्ट करेगी IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें हिस्सा है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हिस्सा है। कैसे बटेगा वो उनका आपसी मैटर है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। क्यों सर, क्यों ना घबराए? घबराने की बात इसलिए नहीं है कि आपको तीन अलग अलग चालान डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। सिंगल चालान के थ्रू आप इन सबका पेमेंट कर सकते हैं। आएंगे रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, चालान कैसे भरा जाता है देखा जाएगा। मैं आज आपको केवल एक बेसिक इंट्रो दे रहा हूं SGST पर, केवल बेसिक इंट्रो। ये उनके लिए है जिनको नॉलेज है वैट की, एक्साइज की, या जो काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी सर्विस टैक्स का पेमेंट करते हैं या भर रहे हैं, उनके लिए है। तो इनको अलग अलग चालान भरने की जरूरत नहीं है। थ्रू अ सिंगल चालान दे कैन फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस। अच्छा सर, मंथली या क्वार्टरली? नॉर्मली मंथली पेमेंट होगा, नॉर्मली मंथली पेमेंट होगा। फॉर्म कैसा होगा, उसकी रूपरेखा कैसे होगी? रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड होगा, टिन नंबर मिलेगा आपको। अच्छा, खास बात इस GST की यह है कि इसमें अब गुड्स और सर्विसेज दोनों को जोड़ा गया है। दोनों के लिए कोई अलग अलग सिस्टम नहीं। सर एक बात बताइए, ऐसे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट, किसी न किसी को नुकसान होगा। और ये जो हम लोग का GST बिल अटका पड़ा था वो स्टेट गवर्नमेंट्स के कारण अटका पड़ा था, बिकॉज दे वर सेइंग दैट दे विल बी इन लॉस एंड अल्टीमेटली दे वर नॉट प्रपोजिंग टू पास दिस वन एक्ट। अल्टीमेटली पास किया गया। क्या लॉस हो रहा था ऐसा स्टेट गवर्नमेंट्स को जिनकी भरपाई करने या कंपनसेशन की बात की जा रही थी? यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा कौन सा फायदा होने वाला था? अगर मैं इन डिटेल बात करूं, थोड़ा सा आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि प्रॉब्लम कहाँ थी। अगर हमें कोई फीचर समझ में आएगा तो आगे के लॉ को समझने में थोड़ी आसानी होगी। बेसिकली जब GST लगेगा ना, अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्साइज का पूरा हिस्सा आता था और स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्साइज का कोई हिस्सा नहीं आता था। जी सर, क्योंकि एक्साइज एक्ट 1944 ये सेंट्रल लेवल का टैक्स। अच्छा, वैट वैल्यू एडेड टैक्स वो स्टेट लेवल का था
जिसका फायदा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था, जिसका फायदा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था। CST सेंट्रल लेवल पर था, जिसमें कुछ हिस्सा एप्रोप्रिएट किया जाता था, लेकिन कह सकते हैं इसका फायदा हम स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए। कस्टम जो अभी भी रहेगा, जिसका कोई भी फायदा हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देते। सर्विस टैक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका कोई भी फायदा हमारा स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाता था। कहने का मतलब ये कि स्टेट गवर्नमेंट पूरा अधिकार रखती थी वैट का, इंट्रा स्टेट परचेज एंड सेल्स पर अपने रेट्स ऑफ टैक्सेस को तय करने का पूरा अधिकार था, बट दे डोंट हैव एनी रेशियो और रेवेन्यू प्रपोर्शन इन सेंट्रल लेवल टैक्सेस। But now under the GST regime, they will get the entitlement to have proportion in central government's rights. Means अब स्टेट गवर्नमेंट को हिस्सा मिलने लगेगा एक्साइज पर। अरे फायदा हो गया स्टेट गवर्नमेंट का। अब स्टेट गवर्नमेंट को हिस्सा मिलने लगेगा सर्विस टैक्स में। अरे अब तक सर्विस टैक्स में स्टेट गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं था, लेकिन अब सर्विस टैक्स में स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा मिल गया। कितनी बढ़िया बात हो गई। अब स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा मिलने लगेगा। लेकिन आप भूल रहे हैं एक जगह कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें फायदा मिलने लगेगा। जो बहुत बड़ा हिस्सा माल के खरीदने, बेचने, ट्रेडिंग पर छूट जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स नहीं लगता था, मिलता था सेम स्टेट में माल खरीदने और बेचने का, अब वो हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने लगेगा। अब ये सब कंबाइंड हो गया, कस्टम को निकाल दिया, अब ये सब कंबाइंड हो गया। अब इसमें हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट कहती है तूने मेरे वैट पर लात मारी है, तूने मेरे अधिकार पर मेरा अधिकार छीना है, हिस्सा छीना है, मेरा नुकसान होगा, मेरा नुकसान होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है जो तेरा नुकसान होगा आने वाले 5 सालों तक हम उसकी भरपाई करेंगे 100%। पहले 3 साल था, बाद में इसको प्रपोज करके 5 साल तक किया गया। 5 ईयर्स तक जो भी आपको लॉसेस होगा रेवेन्यू का, विल ट्राई टू कंपनसेट इट एंड नॉट ट्राई, वी विल कंपनसेट इट। अच्छा, ये सिस्टम समझ में आया? सिस्टम समझ में आया कि अब हम करने क्या जा रहे हैं? वन नेशन वन टैक्स की बात करने जा रहे हैं। हम लोग थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे वो रेट्स ऑफ टैक्सेस की बात कर रहे थे। जो टैक्स रेट की बात कर रहे थे तो CGST, SGST को 2% तक का बैंड रेट दिया गया कि अगर CGST का रेट 10% रखा जाएगा तो 12% तक ही SGST होगा, 10 to 12 के अंदर वैरी करेगा, मान लेते हैं 11%। तो अगर आप इंट्रा स्टेट ट्रेड या सर्विसेज देते हो तो 21%, लेकिन अगर आप इंटर स्टेट पे जाते हो तो वहां पर IGST लगेगा, CGST और SGST का टोटल होगा वो। इज इट क्लियर जी? इसमें कहीं कोई डाउट हो? मुझे नहीं लगता कहीं आपको डाउट होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेंगे वो बाद में देखा जाएगा। सर क्या सब पर रेट एक जैसा होगा? वन नेशन वन टैक्स का मतलब टैक्स रेट वुड बी द वन, नॉट एट ऑल। जो प्रपोज्ड स्कीम है उसमें 4 टैक्स रेट सिस्टम रखे गए हैं। जो प्रपोज्ड स्कीम है, एक है मेरिट रेट और एक है लास्ट वन डीमेरिट रेट, जिसको हम हाई रेट भी बोलते हैं। एक होगा स्टैंडर्ड रेट और एक होगा स्पेशल रेट। अगर हम बात करें तो मेरिट रेट और स्टैंडर्ड रेट ये रहेगा जनरल गुड्स एंड सर्विसेज पर, नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं। ये होगा एसेंशियल आइटम्स पर, यानी एसेंशियल गुड्स पर, ओनली ऑन गुड्स, ओनली ऑन गुड्स। ये होगा गुड्स एंड सर्विसेज नॉर्मली। और ये होगा प्रीशियस आइटम्स पर, और ये होगा
जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स रेट लगाना हो टोबाको वगैरह देखा जाएगा। इज इट क्लियर? जी सर, ये 4 रेट्स तय किए जाएंगे। अभी भी रेट्स फाइनल नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, रेट्स फाइनल नहीं। ये 4 रेट्स इस तरह से आएंगे जो प्रपोज स्कीम है उसके हिसाब से। मैटर क्लियर है? जी सर, मैटर बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट रेट आपका 0 रेटेड होगा। बात करेंगे इसके लिए भी 0 रेटेड होगा। अच्छा, SEZ अगर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो वो भी हमारा 0 रेटेड होगा। अच्छा, जो हमारा इंपोर्ट होगा वो हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी, हम केवल रेट्स के बारे में बता रहे हैं, जो हमारा इंपोर्ट होगा नॉट फाइनलाइज येट, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस IGST। ओके, IGST ये वाला, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है बाद में डिस्कस किया जाएगा। अभी आप एक कॉपी में लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज जो हम लोगों ने अभी तक देखा, केवल इतना देखा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट इज अ ब्रॉडर एक्ट combining all the central and state level tax at one place except custom act. Is it clear? Now it is of no use to do the study of CST, VAT, service tax, excise duty, entertainment tax and so many other duty like your additional taxes, cess, local level taxes, all those will be abolished. Now a single tax system will be applicable, GST, Goods and Services Tax. Is it clear? इसका जो नाम होगा वो होगा Goods and Services Tax Act 2016 और इसके लिए कॉमन वर्ड यूज किया गया है सर्विसेज एंड गुड्स के लिए टैक्सेबल सप्लाई। अब सप्लाई आप सर्विसेज की दो या सप्लाई आप गुड्स की दे दो। जो इसमें स्टैच्यूज की हमको डिफाइन करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 3 तरीकों से। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेंट्रल के लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए एक कानून और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए हर एक स्टेट में अपने हिसाब से रेट्स एंड पेनाल्टीज। मेरी बात समझिएगा। व्हाइट पेपर हैज़ बीन इश्यूड रजिस्ट्रेशन का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, मतलब हर चीज़ कानून सबका सिमिलर। जो स्टेट गवर्नमेंट का यूपी में कानून लागू होगा सेम एक्ट विल बी अप्लाइड इन द अदर स्टेट ऑल्सो, सेम एक्ट। might be due to having there some differences like your this band rate, otherwise जो सेक्शन वहाँ यूपी का बोलेगा सेक्शन नंबर 4 जिस चीज़ की बात करेगा वही सेक्शन नंबर 4 एमपी का भी SGST बात करेगा। वाइट पेपर उस पर इश्यू हो चुका है, यानी पूरे हिंदुस्तान का अब एक कानून रहेगा, कोई डिफरेंसेस नहीं रहेंगे रेट्स वगैरह को छोड़ करके, पेनाल्टीज वगैरह के प्रोविजंस को देख करके। अच्छा, चीज़ समझ में आई। तीसरा IGST, जहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होंगी वहाँ पर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगेगा और ये कंबाइंड रेट होता है CGST एंड SGST का। अब टैक्स रेट की बात की तो मैंने बताया आपको कि 4 तरह से सिस्टम है। एक है मेरिट जो एसेंशियल गुड्स हैं, स्पेशल रेट्स एंड स्टैंडर्ड रेट्स एंड स्पेशल रेट्स। स्टैंडर्ड रेट आपके जनरल चीज़ों के लिए हैं, सर्विसेज के लिए हैं। स्पेशल रेट्स प्रीशियस मेटल के लिए है, प्रीशियस आइटम्स के लिए, और डीमेरिट रेट्स जिन पर सबसे ज़्यादा टैक्स रेट्स लगाना है। दिस इज़ द वे टू इम्पोज डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स रेट्स अंडर द प्रपोज GST। इज इट क्लियर? कितना है समझ में आया? जब हम बात करते हैं पेमेंट की तो मैंने आपको यही बताया कि CGST के लिए अलग से कॉलम भर करके आपको पेमेंट करना पड़ेगा, SGST के लिए अलग से कॉलम बना करके आपको पेमेंट करना पड़ेगा और IGST के लिए आपको अलग से कॉलम लिख करके पेमेंट करना पड़ेगा।
IGST का दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना हिस्सा है उससे आपको लेना देना नहीं, लेकिन हाँ जब हम CGST और SGST का पेमेंट करते हैं तो उसको अलग अलग हमें शो करना पड़ेगा। और जहाँ पर बात रहती है अकाउंटिंग कोड्स की, तो हमें अच्छी तरह से मालूम है HSN बेसिस पर पहले भी एक्साइज एक्ट में हम लोग स्टडी कर चुके हैं या देख चुके हैं, हम लोग अपनी प्रैक्टिस में ला चुके हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के समय कौन कौन से कोड्स लगते हैं अकाउंटिंग कोड्स, तो उसको हम लोग HSN बेसिस पर कोडिफाइंग करते हैं। जबकि सर्विस टैक्स में हम लोग सर्विसेज अकाउंटिंग कोड्स की बात करते हैं, इज इट क्लियर, जिसको हम SSC का भी नाम देते हैं। तो ये था आज आपका केवल इंट्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर। ये इंट्रोडक्शन हमारा अभी कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में, और हम लोग आगे धीरे धीरे करते इसकी स्टडी चले जाएंगे। हाँ, कानून लागू हो उसके पहले कानून की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट भी करना है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।